मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बातों से बातें निकलती हैं। एक और बात याद आई, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने माजी में कुछ पेशगोइयां की थी और वो पेशगोइयां दुरुस्त निकल रही हैं। खूब अच्छी तरह समझो। और वो पेशगोइयां उनका दावा ये था हमने कुरान और हदीस की रोशनी में की हैं। हदीस में आता है यूं होगा, हदीस में आता है यूं होगा। तो उन्होंने बहुत सारी पेशगोइयां की। ये इस पे क्लिप बनाना है लाजमी। तो बहुत सारी पेशगोइयां उन्होंने की कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अलामात क़यामत की रोशनी में, ये होगा ये होगा। उनकी कुछ पेशगोइयां ठीक निकली। अब लोग क्या कर रहे हैं, बार बार देखो वो ये कहा करते थे, आज ये बात दुरुस्त साबित हो गई। वो ये कहा करते थे, आज ये बात दुरुस्त साबित हो गई। तो एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें, कुरान और सुन्नत में क़यामत की अलामात के बारे में जितनी अलामतें बयान हुई हैं, उसके बारे में जो सही तहकीक के बाद जो बात उलमा ने की है वो ये है कि किसी पेशगोई का कोई स्पेसिफिक टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया है। लिहाजा उन पेशगोइयों की बेस पे हमें कोई काम करने की या पॉलिसी बनाने की इजाजत नहीं है। पॉलिसी या प्लानिंग बनाई जाएगी ग्राउंड रियलिटी को देखकर, उन पेशगोइयों को देखकर नहीं बनाई जाएगी। उन पेशगोइयों का हम क्या करें, बस ईमान रखें। बस मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे कुर्बे क़यामत में। गामदी ने इसका इनकार किया। गामदी के फॉलोवर्स मेरा बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं मुफ्ती साहब के पास इल्म नहीं है। जब गामदी साहब का ये क्लिप चला है ना, कुरान में बदतरीन तहरीफ की है गामदी साहब ने और कुरान से साबित करने की कोशिश की है कि हजरत ईसा की वफात हो गई है। हालांकि कुरान में भी है कि आसमानों पे उठाया गया, और हदीसों में तो बहुत वाज़े है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस है और बाकी हदीस की किताबों में भी है। लयूशिकन्न अन यंज़िल फ़ीकुम इब्नु मरियम हकमन व अदला, मरियम के बेटे तुम पर जरूर बिजरूर आसमान से नाजिल होंगे, हकम बनके, हाकिम बनके, आदिल बनके। फयक्सिरु सलीब, सलीब को खत्म कर देंगे जो निशान है सलीब का। वयक़्तुलुल खिंजीर, और दुनिया से खिंजीर का खात्मा कर देंगे। इतनी वाज़े हदीसें हैं। लेकिन प्रोफेसर गामदी साहब क्या कहते हैं इन हदीसों का जवाब, कि ये तारीखी, बुखारी और मुस्लिम ये तारीखी वाक़यात हैं। यानी पैगंबर के अक़वाल को सिर्फ क्या एक हैसियत दी जा रही है, हिस्ट्री की किताबें हैं। हिस्ट्री की किताबें ऑथेंटिक है या नहीं है, ये बताओ, ऑथेंटिक है या नहीं। अगर हमें हिस्ट्री बता रही है कि नबी ने ऐसा कहा है और उस हिस्ट्री को बयान करने वाले सारे काबिल एतमाद हो, तो आप क्यों नहीं मान लेते नबी ने ऐसा कहा है। और आप जब आपके फेवर में हदीस जाती है, आप फौरन हदीस पेश करते हैं। जब आपके अगेंस्ट जा रही होती है तो आप फौरन क्या करते हैं, तारीखी किताबें। तो हजरत ईसा इब्ने मरियम कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे। इसी हदीस की बेस पे सहाबा का भी अकीदा, ताबीईन का भी अकीदा। फिर इमाम तहावी हनफी रहमहुल्लाह ताला, बहुत बड़े मुहद्दिस, उन्होंने अकीदे की एक किताब लिखी, अल अकीदतुत तहाविया। उस किताब पर पूरी उम्मत का इजमा हुआ। उस किताब में वो अकीदे बयान किए गए जो अहले सुन्नत वल जमात के मुत्तफ़क़ुन अलैह अकीदे, हत्ता कि इसमें गैर अहले सुन्नत वल जमात ने भी इत्तिफाक किया। यानी इस अकीदे में हजरत ईसा वाले, शिया भी मानते हैं कि हजरत ईसा नाजिल होंगे। इतना मजबूत इजमा एक बात पर हो गया कि हजरत ईसा जिंदा है, आसमानों पे कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे। उसके बाद उनकी मौत वाक़ई होगी। बशर है, मौत हर बशर पे वाक़ई होनी है, लेकिन हजरत ईसा पे मौत वाक़ई नहीं हुई। इस कदर मजबूत इजमा इस मसले पर, गामदी साहब ने इजमा की भी धज्जियां उड़ा दी। इजमा में ऐसी टेक्निकल बहस की है, कौन सा इजमा, कौन केड़ा इजमा, ये वाला इजमा नहीं, वो वाला इजमा, पता नहीं, हर चीज में रखना डाल दिया। कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनका काम है हर चीज में कंफ्यूजन पैदा करना। बस हर चीज में क्या पैदा करना, कंफ्यूजन पैदा करना। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, फिर मैं अपनी असल टॉपिक की तरफ आता हूं। दो चार चपेटे आमिलों को और लगाऊंगा, फिर असल टॉपिक की तरफ जाऊंगा। देखो कंफ्यूजन किसे कहते हैं। देखो हमारी क्रिकेट टीम थी, उसका नाम था फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। हमारी टीम थी, बचपन में मैं ओपनर जाया करता था और चौके छक्के भी लगाया दिया करता था, कभी कभार, ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे भेजते थे जब चौके छक्के लगाने होते थे। बयान में भी लोग कहते हैं आप चौके छक्के लगा रहे होते हो। खैर, तो हम चूंकि बच्चे थे, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब हमारी टीम का नाम था, और हमारा मुकाबला होता था मिचोर लोगों से, क्योंकि हमारे महल्ले में सबसे जूनियर टीम हमारी थी। मैट्रिक के बच्चे थे उसमें, 8, 9वीं और मैट्रिक के, और जो हमारा मुकाबला होता था वो सारे बड़े बड़े थे, तो इसलिए हम हार ही रहे थे मुसलसल।
अब क्रिकेट में आपको पता है टिशनबाजियां बहुत होती हैं। टिशनबाजियां पता है ना, ऐसे जैसे पहले हारेंगे फिर उसके 6-6 महीने तक तबसरे चलेंगे बिला वजह के, क्यों हारे, असल में उसको यहाँ थोड़ा सा जो विकेट कीपर है उसको थोड़ा सा यूं कर दो, वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में महसूस हो रहा था, ऐसे बेकार किस्म के टीवी पे, अबे गेंद बल्ला है उठा के लग गया नहीं लगा, नहीं लगा, इतना ज्यादा उसको बैट के वैल्यू देना, इसलिए पाकिस्तान हारता है। मुझे गम नहीं होता, लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, हाय 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 हार गया। अभी हम अमेरिका में थे, जो हमारे ड्राइवर मुझे मिशिगन से लेके जा रहे थे, 5 घंटे की ड्राइव थी, एक स्टेट है अमेरिका की मिशिगन, वहां से वो कौन सी स्टेट थी, शिकागो, 4-5 घंटे की ड्राइव जा रहे हैं और क्रिकेट लगाया हुआ उन्होंने। और पाकिस्तान आखिरी बॉल है, आखिरी ओवर चल रहा है, हार रहा है, बहुत टेंशन। मैंने कहा भाई तू गाड़ी ना ठोक देना कहीं यार। मैंने कहा हमें तो पहले से पता था हार रहा है। कह रहे आपको कैसे पता? मैंने कहा पता है, सबको पता है कि क्या होगा, इसमें कौन सी टेंशन की बात है। कह रहे नहीं आखिरी ओवर है, जीतने का पूरा चांस है। तो मैंने कहा भाई पहले से फर्ज कर लो हार जाएगा, लिहाजा टेंशन नहीं होगी, क्यों फर्ज करके बैठे हुए जीत जाएगा। अब वो पठान थे हमारे दोस्त, ड्राइविंग कर रहे, पेशावर सवात के थे, यू जा रहे कह रहे स्ट्रेस हो रही है मुझे मुफ्ती साहब। वो बाहर गया, फिर ना पता नहीं आउट हो गया क्या हो गया, ऐसे यूं ना, हाँ मुफ्ती साहब हार गया पाकिस्तान। मैंने कहा यार मुझे शिकागो पहुंचा दे, मेरी वहां से फ्लाइट है। मैंने कहा देखो जंग में हारा है या जीता है? कह रहे जंग में जीता है। बस जो जंग में जीतते हैं वो खेल के मैदानों में हार जाएं। कोई देखो मोदी, मैं जब भी इंडिया के खिलाफ बात करता हूं, इंडिया मुराद नहीं होता, मोदी सरकार। इंडिया तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां उर्दू बोलने वाले हैं, हिंदी उर्दू एक ही जबान है, बहुत सी चीजों में कल्चर सेम है। 2010-11 तक वहां की जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान से दोस्ती की कायल थी, दोनों मुल्कों के वीजे मिल रहे थे, दोनों मुल्क इकोनॉमिकली तरक्की कर रहे थे, समझौता एक्सप्रेस चलाई जा रही थी। ये तो मोदी ने आके बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो हिंदुस्तान के अवाम को अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो मोदी को हटाओ, किसी इंसान के बच्चे को लेकर आओ, इस सही आदमी को लेकर आओ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो इंडियन फिल्मों में इंडिया बहुत अच्छी फाइट करता है, अल्लाह माफ फरमाए, कुछ फिल्में मैंने भी बचपन में देखी, अल्लाह माफ फरमाए, तौबा कर ली है। तो हम पाकिस्तानी फिल्म जब देखते थे तो उसमें जो मुक्का लगाता था ना हीरो, हमें नजर आ रहा होता 6 फुट दूर से जा रहा है वो मुक्का, भिजन की आवाज ऐसे आ रही जैसे एटमी धमाका किया है, और हीरो ने जिसको मुक्का मारा है नहीं, यहां से घुमाया है, और वो हबीब बैंक की बिल्डिंग से उड़ता हुआ जाके क्रॉस करके गिर रहा है। ये फिल्मों का हाल था हमारी। तो ये फिल्मों की फाइट है, समझ रहे हो? इंडियन फिल्मों की फाइट ऐसी नहीं है। इंडियन फिल्मों में ऐसा लगता है कि लग गया है नाक पे, और वो ढिन की आवाज नहीं आएगी, थोड़ी सी उन्होंने उतनी रखी हुई जितनी नाक पे लगने से आनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई फिल्मी दुनिया के वो हीरो हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। रियल लाइफ में उस तरह लड़े, रियल लाइफ में जब हमारा फौजी मोदी के किसी बंदे को मुक्का मारेगा तो नाक फोड़ देगा, और वही धमाके की आवाज आएगी जो फिल्मों में आया करती थी, सच्ची मुच्ची में आएगी वो। तो हारने दो, क्रिकेट के मैचों में कुछ नहीं होता मेरे भाई। कौमों की तकदीरें क्रिकेट के मैचों से नहीं बनती, मैदाने जंग में बनती हैं। हमारे फौजी के पास जज्बा है कि हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क मुसलमानों का है, लड़ किसके लिए रहे हैं? अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। उनके पास क्या जज्बा है? आप मीडिया पे देख लो, हमारे फौजी की लाश जब घर में आती है तो उसकी मां का बयान सुना करो, कहती मुझे फख्र है मेरे बेटे ने अल्लाह के लिए जान दी है। उनके फौजी की लाश जब घर में जाती है उनकी माओ का चीखना सुना करो, वो कहते हैं मोदी ने मरवा दिया। तो इसलिए वो दोबारा मैं उन भाई से, जो उनका नाम भी मुझे याद है यार, शाहिद नाम था शायद, शाहिद या अजीज नाम था, वो नहीं जो व्लॉग में भी मछली बना रहे थे, अबे जो व्लॉग मैंने मछली पकड़ी थी फिर वो पका रहे थे, अजीज नाम था, जो भी था बहरहाल। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा छोड़ दो क्या है मसला है, लेकिन खैर ऐसे जज्बाती हो रहे होते हैं, मैच देख देख के डिप्रेशन में जा रहे होते हैं पागल। कम चीजें पहले डिप्रेशन के लिए, जीत गया है तो ठीक है खुशी मना लो, चलो जीत गया, हार गया तो बोलो कोई ऐसी बात। यार वाकयात याद आते हैं ना, टेंशन दूर करने के ना कुछ टेक्निकल तरीके हैं, वो टेक्निकल तरीके इख्तियार किया करो। मैं अक्सर बताता हूं ना, एक साहब मुझे कहने लगे मैंने एक बंदे का कर्जा देना है, बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा टेंशन तू पार्सल कर दे, आपके कंधे पे बहुत बोझ हो, 10 किलो की बोरी रखी हुई हो, आप टेंशन में हो, बोरी किसी और के सर पे रख दोगे तो आपकी टेंशन क्या हो जाएगी? खत्म। कह रहा मैं बहुत टेंशन में हूं, मेरे ऊपर इतना कर्जा इतना कर्जा इतना। असल वो मुझसे पैसे मांगने आए हुए थे, पहले इधर उधर से कर्जे ले लेके ना कारोबार के लिए लोग ड्रामेबाजी क्या करते हैं, जेब में धेला नहीं है और शाहिद अनवर की वीडियोस देख देख के करोड़पति बनने का शौक
पैदा हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं, गरीबों को उसने इतनी गालियां दी है ना कि ये जा रहे होते हैं टेंशन में, अब जेब में धेला है नहीं। फिर गफ्फार से 10 लाख रुपए पकड़े, जमशेद से 20 लाख रुपए पड़े, वसीम से इतने लाख रुपए पकड़े। भाई शरीयत कहती है कारोबार करो, अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो सब्र करो यार। अल्लाह किसी को बहुत मालो दौलत देगा, किसी को गरीब रखेगा। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़बिज़, जिसको चाहता है अल्लाह रोजी के दरवाजे खोल देता है, जिसको चाहता है तंग कर देता है। सब्र करो। ना सब्र नहीं है। वो शाहिद अनवर की गाड़ियां देख देख के, बंगले देख देख के, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, मेरे पास भी ऐसा बंगला हो, है नहीं। दुकान पकौड़ों की, बातें करोड़ों की। तो वो क्या करते हैं, इधर से जमशेद को बेवकूफ बना के 10 लाख रुपए। एक बेवकूफ बनाने का तरीका मार्केट में जबरदस्त आया है। सवाल पैदा, जमशेद ने 10 लाख दे क्यों दिए? मैं बताता हूं क्यों दिए। होता ही है, ये लोग ड्रामेबाज क्या करते हैं, मेरे पास केसेस आए हैं, हवाई बात नहीं कर रहा, फर्जी बातें नहीं है। ये ड्रामेबाज क्या करते हैं, रफी भाई से राब्ता किया। अब रफी भाई की चक्की के आटा चल रहा है, मैंने कोई कमीशन नहीं खाया हुआ इनका, जो इनकी चक्की के आटे की बता रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। चक्की का आटा चल रहा है, चलता हुआ बिजनेस है, जबरदस्त आटा माटा बेहतरीन। रफी भाई से राब्ता किया। रफी भाई एक जमशेद है, वो आएगा ये चक्की देखने के लिए, उसको बोल देना ये कारोबार मेरा है, आपका नहीं है। और हो सकता है कुछ खांचा भी, पैसे भी पकड़ा दिए। जो भी आए बोलना हाँ भाई इसका है। अब 2-4 बंदे आए, उन्होंने देखा यार इसका तो चलता हुआ बिजनेस है, आटा इसका इतना दुनिया में जा रहा है। इस तरह बेवकूफ बनाया लोगों को। दूसरों का कारोबार किसके नाम पे शो किया? अपने नाम पे। अच्छा, इधर जमशेद से लिए 10 लाख और अगले महीने जमशेद को प्रॉफिट दे दिया 1 लाख। जमशेद की तो सुभान अल्लाह यार, 10 लाख पे हर महीने क्या मिल रहा है? 1 लाख। 10 महीनों में तो ये फौरन रिकवरी, ये सच्ची मुच्ची में हो रहा है फ्रॉड। उधर वसीम को बोला, अबे इधर आ, मेरा चलता हुआ बिजनेस है, जमशेद से जाके पूछ, 10 लाख लिए थे, हर महीने 1 लाख प्रॉफिट दे रहा हूं उसको। वसीम ने कुछ कहे बगैर ही 20 लाख पकड़ा दिए कि उसको 1 लाख दे रहा है तो मेरे कितने होंगे? 2 लाख। 2-3 बंदों को दिए। अब महल्ले वाले खुद ही आएंगे आपके पास। अब आपने थोड़े से नखरे दिखाने हैं। क्या दिखाने? नखरे। अब आएगा गफ्फार, यार सुना है आजकल बड़ा प्रॉफिट है, तेरे चक्की के आटे चल रहे हैं। और सिर्फ एक बिजनेस थोड़ी, जूतों की दुकान में जाके उसको बोला, बंदा आएगा उसको बोल देना मेरा है। किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस, अपना नहीं है, मेरा है, इसके पैसे ले ले तू इतने। अब 2 बंदों को तो आपने बेवकूफ बनाया, बाकी खुद बेवकूफ बनने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गफ्फार साहब आएंगे, यार सुना है तू जमशेद को 1 लाख रुपए दे रहा है। अबे मेरे पास फालतू टाइम नहीं है भाई, मेरा चलता हुआ बिजनेस है, बस कर यार, किसी और के पास पैसे लगा यार, इन्वेस्टर की भी कमी नहीं है और मेरे पास जो है वो पैसों की कमी नहीं है यार, लगा ले यार, भाई बंदी भी कोई चीज होती है यार। यार एक तो तुम लोगों ने तंग बहुत किया हुआ यार मैं इतने पैसे किधर खपाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है। अंदर अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं कि ला अपने जैसे 6 बेवकूफ और ले आ। अंदर अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि सही बिजनेस। मुजारबत में यही तो हुआ है, जो मुजारबत स्कैंडल चला था, जो मुजारबत स्कैंडल चला था ना, उसमें मैंने बोला था ये मुफ्ती लोगों को उल्लू बना रहा है। एक तो ये मुफ्ती है नहीं, और ये मौलवियों को भी उल्लू बना रहा है, आम लोगों को भी। और देखना आखिर में करोड़ों रुपए लेके मार्केट से शार्ट होगा, ये वही हुआ। लेकिन हमारी कौम का दिमाग खराब है, अब भी उसको फेवर कर रहे हैं। कह रहे हैं असल में एजेंसियों ने जब देखा ना इतना पैसा आ गया है, तो फिर एजेंसियों को अच्छा नहीं लगा, अपनी बेवकूफी किसी और पे डालो। तो फिर गफ्फार आएगा, यार 10 मेरी तरफ से ले ले। फिर सत्तार आएगा, यार 15। एक दिन रियाज मलिक आ जाएगा, मलिक रियाज है, रियाज मलिक रियाज आएगा, बोलेगा मैं बेवकूफ हूं, बैरियर टाउन बना के बैठा हूं। खैर वो नहीं आएगा, वो खुद खेड़ू है, उसको पता है उसको पता है कैसे लोग चूना लगाते हैं। लेकिन बेवकूफ लोग दुनिया में बहुत हैं, एक एक करके आएंगे, पैसे फेंक के जाएंगे। उसके बाद जब आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हुआ, दो उसको पकड़ाए, उसको पकड़ाए, उसके बाद फिर आप मार्केट से शार्ट। पैसा तो आपने कहीं बाहर मुंतकिल कर दिया हुंडी मुंडी के जरिए, उसके बाद फिर आप रोते फिरोगे। अगर यही रहना है, या तो बाहर भाग जाओ, और अगर यही रहना है, बाहर नहीं जाना, तो आप रोते फिरोगे। फिर आप कभी फला मुफ्ती के पास, यार मैं इतना कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, खुद चढ़ाया है और अभी भी खा रहा है। कुछ लोगों पे तो सच्ची मुच्ची का कर्जा चढ़ा होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही ड्रामे कर रही होती। तो जो इस तरह कर्जा खा के आते हैं ना मेरे पास, कुछ इसमें सही भी होते हैं, लेकिन हवस के मरीज होते हैं। ड्रामे नहीं किए होते, लेकिन हवस का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, उधर से पैसे, उधर से पैसे, उधर से पैसे पकड़ के बिजनेस में लगा दिया और लॉस कर दिया। फिर वो आते हैं, भाई इतना मैंने कारोबार में पैसा लगा दिया, मेरा नुकसान हो गया, मुफ्ती साहब कुछ थोड़ा सा ताउन हो जाएगा। मैं कहता हूँ तेरा फायदा होता तो मेरे साथ ताउन करता तू, क्या ख्याल है? फिर कहता मेरा दिमाग है भाई, पैसा लेके लगाया, नोट छापे,
हमाकत की सजा मुझे देने आ रहा है? जब तुझे कुछ तजर्बा है नहीं, लोगों का पैसा ठोक दिया तूने, उस हमाकत की सजा की तलाफी, हमाकतें तू करे, तलाफी कौन करे? ज़कात सदके के पैसों से और लोगों की अमानतों से या अपने पैसों से। मैंने कहा भाई लोग हमें इसलिए अमानतें नहीं देते कि तुम जैसे बेवकूफों के साथ हम क्या करें, ताउन। मेरा ऐलान याद रखो, किसी ने भी कारोबार के नाम पे कर्जा लेके डुबोया है, ना मेरी फाउंडेशन उसके साथ मदद करेगी, ना मैं कोई ज़कात सदके के नाम पे लोगों की अमानत उसको दूंगा। भूख से मर रहा हो मर जाए, हाँ बिल्कुल मरने लगेगा तो 2 निवाले डाल दूंगा, जिंदा रह जाए बस। वो तो अपने खर्चे भी कर लेता है, तो मरने लगे तो बता देना भाई। हवस है, नोट छापने का शौक होता है, करोड़ों रुपए के कर्जे में डूब जाते हैं, फिर भीख मांगते फिरते हैं। और ये एक जहन में रखो, ऐसे लोग भीख लेके भी उसको भी कारोबार में लगाते हैं, वो भी घर पे नहीं खर्च करेंगे। देखो हमारे तजर्बों से फायदा उठा लो। हमने इसी मुल्क में इन्हीं लोगों में जिंदगी गुजारी है। पैसों के नाम पे किसी के 2 आंसू देख के मत फिसल जाया करो, बहुत फ्रॉड होता है। तुम्हारी जेब में जब पैसे नहीं है तो तुम दूसरों से कर्जा लेके क्यों कारोबार कर रहे हो? या तो तुम्हारे बाप दादा को कोई सदियों से बिजनेस चला आ रहा हो ना, फिर एक अलग बात है। नॉर्मल आदमी कुछ भी नहीं है, कर्जे ले लेके लोगों के पैसे डुबो रहा है बैठ के। रूखी सूखी खाओ, 2 टाइम की सूखी रोटी चाय में डुबो के खाया करो, खुश हुआ करो। लोग कहते हैं कहना आसान है, अमल मुश्किल है। मुश्किल अमल है 3 दिन तक, चौथे दिन आदत पड़ जाएगी। रोजा रखना 3 दिन मुश्किल होता है, चौथे दिन यूज हो जाता है आदमी। समझ रहे हो? आज रोजे में तो भूखा प्यासा रहते हैं, यहाँ तो फिर भी कोई आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो इंसान को अल्लाह ने बॉडी में बड़ी लचक रखी है, जिस चीज का आदी बनाए बन जाता है आदी। तो इसलिए गुर्बत का भी आदी बनेगा, 3 दिन 4 दिन 1 महीना, उसके बाद आदी हो जाएगा। एक आदमी गया ना, गरीब आदमी नजूमी के पास, कहा यार मेरे हाथों की लकीरें देख के बताओ क्या होने वाला है। उसने कहा कि तू 10 साल तक मजीद गरीब रहेगा। ये खुश हो गया, कह रहे उसके बाद, कह रहे फिर तुझे गुर्बत की आदत पड़ जाएगी, फिर तुझे गरीब रहने की यानी टेंशन खत्म हो जाएगी तेरी। तो खैर